नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 16 है, 16वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 15 वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। आप सभी वीडियोस को देखकर CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट स्लाइड व्यू होता है। पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। और एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनी होती है। एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड यूज की जाती हैं। तो पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट के पेज को कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट के पेज को कहा जाता है स्लाइड। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो स्लाइड को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए स्लाइड व्यू यूज किए जाते हैं। पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो होती है उसको शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के स्लाइड व्यू यूज किए जाते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट स्लाइड व्यू कौन सा होता है, मतलब पावर पॉइंट ऑटोमेटिक किस व्यू में स्लाइड को शो करता है, आउटलाइन व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में, रीडिंग व्यू में या नॉर्मल व्यू में। तो जब भी हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं बाय डिफॉल्ट हमारी स्लाइड नॉर्मल व्यू में शो होती है। नॉर्मल व्यू में मतलब पावर पॉइंट का जो डिफॉल्ट व्यू होता है वह होता है नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट स्लाइड को नॉर्मल व्यू में शो करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। हमें कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की देखरेख करते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। वह सभी सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस किया जाता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है, वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विंडोज 7 तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्टन एंटीवायरस। जो नॉर्टन एंटीवायरस है वह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्टन एंटीवायरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल मैनेजमेंट में फैट का फुल फॉर्म होता है। फाइल मैनेजमेंट में फैट का फुल फॉर्म क्या होता है। फैट जो कि कंप्यूटर सिस्टम के फाइल सिस्टम से रिलेटेड है। फाइल सिस्टम से रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार के फाइल सिस्टम यूज किए जाते हैं जो कि किसी ड्राइव को फॉर्मेट करते समय हमें सिलेक्ट करने होते हैं। जब हम कंप्यूटर सिस्टम की किसी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो हमें एक प्रॉपर फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करना होता है। एक फाइल सिस्टम होता है NTFS, एक फाइल सिस्टम होता है फैट। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिले। NTFS और फैट दोनों ही फाइल सिस्टम के टाइप हैं। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल एलोकेशन टेबल फैट का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड सॉफ्टवेयर से लिया गया है। वर्ड डॉक्यूमेंट में रेड जिगजैग अंडरलाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। MS वर्ड में जब हम टाइपिंग करते हैं तो कुछ वर्ड के नीचे, कुछ शब्दों के नीचे रेड कलर की एक जिगजैग अंडरलाइन शो होती है। जिगजैग अंडरलाइन का मतलब है वह इस तरह की लाइन होती है जो कि वेब के फॉर्मेट में दिखती है। तो जब भी हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं कुछ वर्ड्स के नीचे ऑटोमेटिक रेड कलर की जिगजैग लाइन आ जाती है। उस लाइन से स्पेलिंग की मिस्टेक को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पेलिंग की मिस्टेक को। जब भी हम MS वर्ड में किसी वर्ड की स्पेलिंग को मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग को गलत लिखते हैं, तो उसके नीचे रेड कलर की जिगजैग अंडरलाइन शो की जाती है। और यदि आप ग्रामर की मिस्टेक करते हैं
तो ब्लू कलर की अंडरलाइन शो की जाती है। यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में रेड अंडरलाइन स्पेलिंग की मिस्टेक को शो करती है, ब्लू अंडरलाइन ग्रामर की मिस्टेक को शो करती है, और स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है। तो एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने मिले। स्पेलिंग की मिस्टेक को रेड कलर की अंडरलाइन से शो किया जाता है, ग्रामर की मिस्टेक को ब्लू कलर की अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला हमें दिया गया है, इस फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा। यदि हम एमएस एक्सेल में इस फॉर्मूले को टाइप करते हैं तो हमें क्या आउटपुट दिया जाएगा। यह फॉर्मूला आपको जो मैथ के रूल होते हैं उसी को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है और इक्वल के बाद 27 को 9 से डिवाइड किया गया है, और जब हम 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3, और फिर 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 1। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हमने 27 को 9 से डिवाइड किया, 27 में 9 का भाग दिया तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 3, और 3 में जब हम फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो यह फॉर्मूला सॉल्व किया गया है यह मैथ के रूल्स को फॉलो करते हुए किया गया है। पहले 27 में 9 से भाग दिया गया तो आंसर आएगा 3, फिर 3 में 3 का भाग देने पर आंसर आ जाता है 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम कितने % होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में जो जूम का % होता है वह मैक्सिमम कितना होता है। मतलब पावर पॉइंट की स्क्रीन को हम कितने % पर जूम कर सकते हैं, 100% पर, 200% पर, 300% पर या 400% पर। तो पावर पॉइंट में जो स्क्रीन होती है, जो स्लाइड होती है, उसको 400% तक जूम किया जा सकता है। पावर पॉइंट की स्लाइड को मैक्सिमम 400% तक जूम किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम होता है 400%। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीडी का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। सीडी का फुल फॉर्म तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके रखती है। मतलब सीडी का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, और यह एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल वर्कशीट का नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट होती है जिसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है शीट 1, शीट 2, एमएस एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट, और उसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है शीट 1, शीट 2। यदि हम किसी सीट के नाम को बदलते हैं, मतलब सीट के नाम को चेंज करते हैं, तो वहां पर हम मैक्सिमम कितने अक्षर यूज कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल की किसी भी वर्कशीट का नाम चेंज करते समय मैक्सिमम 31 कैरेक्टर को यूज किया जा सकता है। मतलब एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट है उसका नाम 31 कैरेक्टर का, 31 अक्षर का हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईओटी जो कि करंट टाइम पर बहुत अधिक यूज किया जा रहा है। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से लिया गया है। 1101 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। जब भी हमें कोई बाइनरी नंबर सिस्टम दिया जाता है, यह बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है, तो हमने आपको सिखाया है, आपने पहले भी यह समझा है कि यदि हमें किसी भी
बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना होता है तो हम एक सीरीज यूज करते हैं। वह सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, फिर आता है 2, फिर आता है 4, फिर आता है 8। यदि यहाँ पर और अंक होते और नंबर होते तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ा लेते, 16, 32, 64 इस टाइप से और बढ़ा लेते। लेकिन अभी हमें 4 अंक दिए गए हैं तो हमें 4 अंकों की सीरीज यूज करनी है। 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर डबल करेंगे तो 2, डबल करेंगे 4, डबल करेंगे 8। अब आपको जिस डिजिट के नीचे 1 मिल रहा है उन सभी डिजिट को ऐड कर दीजिए और जिन डिजिट के नीचे 0 मिल रहा है उनको स्किप कर दीजिए। मतलब 8 के नीचे 1 है तो 8 ऐड होगा, 4 के नीचे 1 है तो यह ऐड होगा, 8 और 4 हो जाएगा 12, 2 के नीचे 0 है तो यह ऐड नहीं होगा और 1 के नीचे है 1। मतलब यहाँ पर 8, 4 और 1 को जोड़ा जाएगा और जब 8, 4 और 1 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 8 और 4 12 और 1 13। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13। जो नंबर हमें बाइनरी में दिया गया है उसका डेसिमल वैल्यू होगी 13। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10011 का वंस कॉम्प्लीमेंट या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। यह क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना सीखा है। यदि आपको वंस कॉम्प्लीमेंट या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होता है तो यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है इसमें आपको प्रत्येक डिजिट को रिप्लेस करना है 1 को 0 से और 0 को 1 से। जहां जहां पर 1 है वहां आपको 0 रखना है और जहां 0 है वहां आपको 1 रखना है। आपको वंस कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली डिजिट है 1, मतलब इसके स्थान पे क्या आ जाएगा 0। फिर 2 बार है 0 तो आपको 2 बार 1 रख देना है और 2 बार फिर 1 है तो आपको 2 बार 0 रख देना है। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 01100। वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको 1 को 0 से रिप्लेस करना होता है और 0 को 1 से रिप्लेस कर देना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन HTML से लिया गया है। HTML से वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। जो HTML लैंग्वेज है उसके द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं और वेब पेज को बनाने के लिए HTML मल्टीपल टाइप के टैग प्रोवाइड करती है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है यदि हमें वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे। और वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए HR टैग का यूज किया जाता है। HR टैग वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए HR टैग का यूज किया जाता है। HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल रूलर। आपको यदि वेब पेज पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो HR टैग का यूज किया जाता है। HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है। DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है। यह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। DDoS यह एक अटैक होता है, साइबर क्राइम में एक अटैक होता है DDoS, जो कि किसी कंप्यूटर पर किसी सर्वर पर एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को भेजकर किया जाता है। किसी कंप्यूटर या सर्वर पर रेगुलर बार बार रिक्वेस्ट सेंड की जाती हैं जिससे वह सर्वर हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है। इस अटैक को कहा जाता है DDoS और इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। यह एक अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, जो कि किसी कंप्यूटर पर किसी सर्वर पर एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को भेजकर परफॉर्म किया जाता है और DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी लैंग्वेज डायरेक्ट कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेता है, मतलब जिसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है, जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है। निम्न में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्ट कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। कंप्यूटर जो है वह लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को, और उसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। जो कंप्यूटर है वह लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है, कंप्यूटर इसको डायरेक्ट समझ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। जो पेन ड्राइव होती है वह एक स्टोरेज डिवाइस है और पेन ड्राइव को यदि हमें कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना है तो हम किस पोर्ट का यूज करेंगे, PS2 पोर्ट का, USB पोर्ट का, नेटवर्क पोर्ट का या NIC पोर्ट का। तो जो पेन ड्राइव होती है उसका पोर्ट होता है USB पोर्ट। USB पोर्ट पर पेन ड्राइव वर्क करती है। तो पेन ड्राइव को यदि हमें कंप्यूटर सिस्टम से लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो उसके लिए USB पोर्ट का यूज किया जाता है और USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस USB पोर्ट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। MS एक्सेल से यदि हम MS एक्सेल में इक्वल सम 10 5 3 फंक्शन को लगाते हैं तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। MS एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीपल टाइप के फंक्शन यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सम फंक्शन का यूज किया गया है। सम फंक्शन जो कि एडिशन का वर्क करता है, नंबर को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज किया जाता है। और यदि हम 10 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 18। 10 और 5 15 और 3 18 है। तो मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। जो सम फंक्शन है वह तीनों नंबर को ऐड करेगा और जब तीनों नंबर को ऐड किया जाएगा तो हमें आंसर प्राप्त होगा 18। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। हमें यहाँ पर कुछ डिवाइस के नाम दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। हमें कुछ डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। प्रिंटर, स्पीकर, मोडेम या स्कैनर। प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। जो मॉडेम बचा वह है इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है, इसीलिए यह इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप की डिवाइस होती है। मतलब मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। यहाँ पर आपने यह क्वेश्चन तो तैयार किया, साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। आपको मॉडेम का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो इस क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन तैयार करे। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप की डिवाइस है और मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कंप्यूटर नेटवर्क में बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। बीपीएन कंप्यूटर नेटवर्क में सिक्योर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, सिक्योरिटी के साथ नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए बीपीएन नेटवर्क का यूज किया जाता है। बीपीएन और बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि सिक्योरिटी के साथ इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को ब्लैंक कहा जाता है। एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट होती है वह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है और जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है, जो सेल अभी सिलेक्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो सेल हमारा सिलेक्ट होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है, जो सेल सिलेक्ट होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल, मतलब कि सक्रिय सेल। जो भी सिलेक्टेड सेल होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं मल्टीपल टाइप की होती हैं, उन्हीं में से एक लैंग्वेज है फोर्ट्रान। हमसे पूछा गया है यहाँ पर फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो फोर्ट्रान है वह फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रान। पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रान, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रान, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। मतलब इस क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन तैयार करे। जो फोर्ट्रान है उसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और यह
पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी है। इस क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन तैयार करे। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोरट्रान का फुल फॉर्म होता है, जो कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। ये सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।